कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि डेमोक्रेसी। सभी ने शब्द से अवगत होंगे आप लोग। डेमोक्रेसी वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर मैं इन रियल टर्म्स में बोलूं तो आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अडॉप्ट करना चाहती हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। व्हाई? इसके पीछे रीजन है कि डेमोक्रेसी का मतलब है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which is for the people, by the people and of the people। बोले तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है एंड लोगों की है। आज की क्लास में इन रियलिटी हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वगैरह वगैरह, बट हमारा टॉपिक इससे भी थोड़ा सा अलग है एंड वो टॉपिक है पावर शेयरिंग के ऊपर, जो कि क्लास 10 चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग। इट मींस वी आर गोइंग टू स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मैं बार बार बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि व्हाई दिस फीचर ऑफ पावर शेयरिंग इज व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड इसके लिए मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पासवे द नेक्सस ऑफ सक्सेस में। ओके, तो शुरुआत कर दें, लेकिन हाँ, इससे पहले इस पावर शेयरिंग शब्द का मतलब समझने से पहले कि पावर शेयरिंग क्या होती है, पावर शेयरिंग क्यों की जाती है, इन सारी चीजों को समझने से पहले हम दो केस स्टडीज करेंगे। फर्स्ट करेंगे ऑफ अ नेशन नेम्ड बेल्जियम, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता है, एंड दूसरा अपने एशिया कॉन्टिनेंट का अपना नेबर बोले तो श्रीलंका। एंड इन दो नेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो पावर शेयरिंग है वो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हमारी डेमोक्रेसी की ये इंपॉर्टेंट फीचर कैसे हुआ, एंड इन्हीं सब चीजों को लेकर पहले अपन शुरू करते हैं अपना फर्स्ट केस स्टडी नोन एज बेल्जियम। ओके, तो पहली बात अगर हम देखें, ये रहा अपना बेल्जियम। बेल्जियम यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता है। इसके नेबर्स हैं नीदरलैंड, जर्मनी है इधर की तरफ, ये रहा आपका नीदरलैंड, यहां पे है लग्जमबर्ग। शायद आपने लग्जमबर्ग का नाम सुना भी होगा क्योंकि पर कैपिटा इनकम में इस कंट्री का बहुत ज्यादा ही नाम है। एंड इधर नीचे की तरफ फ्रांस। अपन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि हम बात करने वाले बेल्जियम को लेकर, अपनी स्टडी जो रखने वाले हैं वो बेल्जियम को लेकर करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से ये दो कंट्रीज जो कि हमारी केस स्टडी का पार्ट है, फर्स्ट बेल्जियम एंड सेकेंड श्रीलंका, हम इन दोनों कंट्रीज में समझने की कोशिश करेंगे कैसे पावर शेयरिंग ने एक कंट्री की मदद करी एंड वही दूसरी कंट्री जिसने पावर शेयरिंग नहीं करा तो उसके साथ क्या स्टैंड। बात श्रीलंका की करें तो ये रहा बेल्जियम। बेल्जियम की अगर हम डेमोग्राफी की देखें की बात करें तो बेल्जियम में दो पार्ट्स हैं। इसके नॉर्दर्न रीजन को कहा जाता है वेलोनिया, एंड वही इसके सदर्न रीजन को कहा जाता है फ्लेमिश। वलोनिया में बेल्जियम के टोटल पॉपुलेशन की 40% आबादी फ्रेंच की वो वलोनिया में रहती है। वही अगर हम बात करें फ्लेमिश में तो वहां 59% डच लोग रहते हैं, जबकि अगर हम बात करें इस बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की तो इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। अगर हम ब्रुसेल्स को देखें, ये रहा अपना ब्रुसेल्स, जो कि मैं ब्लू कलर से इंडिकेट करना चाह रहा हूं। एंड ब्रुसेल्स की कहानी कुछ अलग है, कैसे कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच पीपल रहते हैं 80%, एंड वही डच स्पीकिंग पीपल जो है वो है 20%। बेल्जियम के ईस्टर्न पोर्शन में यहां कहीं पे यहां 1% जर्मन लोग रहते हैं।
ये है ज्योग्राफी प्लस में डेमोग्राफी ऑफ द बेल्जियम, क्योंकि अपने को थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि बेल्जियम कहाँ पर है, उसका क्या सिनेरियो है, वहाँ की पॉपुलेशन किस तरीके की है, उसकी डाइवर्सिटी समझना पड़ेगा, क्योंकि पावर शेयरिंग ऑल द वे डील करती है डाइवर्सिटी से। तो डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये रहा बेल्जियम, जिसके ये नेबर्स हैं, नेबर के रूप में नीदरलैंड है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है। यहाँ पे इंग्लिश चैनल है एंड इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके आपको यूके बोले तो लंदन दिखाई देगा। ओके, बेल्जियम, इसमें दो पार्ट्स बांटे हैं। नॉर्दर्न रीजन जिसको हम वैलोनिया कहते हैं, इसमें 40% फ्रेंच पीपल है, एंड वही फ्लेमिश जिसमें 59% ऑफ द डच रिसाइड करते हैं, मतलब रहते हैं। यही बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच 80% है, एंड वही डच अगर हम बात करें 20% डच रहते हैं। ये सारी की सारी ज्योग्राफी क्यों बता रहा हूं सर? मैं इन सारे डेमोग्राफी से मैं डायरेक्टली एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या होता अगर ये जो डच पीपल है ये अपनी मेजोरिटेरियनिज्म शो करने की कोशिश करते हैं, ये अपना डोमिनेंस शो करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, ये जो फ्रांस के लोग हैं जो कि रिच हैं बाय वेल्थ, बाय नॉलेज, बाय एजुकेशन, क्योंकि इन्होंने अर्ली टाइम्स में ही एजुकेशन को लेना शुरू कर दिया। अगर ये डच पीपल ये सोचते हैं कि भाई हम अपना दबदबा जो है वो बना पाएंगे, और इसके लिए वो लॉज पास करते या फिर बहुत सारे एक्टिविटीज करते जो जिसकी वजह से उनका डोमिनेंस बरकरार है, तो माइट भी यहाँ पे एक के डोमिनेंसी शो करने की वजह से दूसरे का रिसेंटमेंट होता, बोले तो दूसरे का सप्रेशन होता, और उस सप्रेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा ही होते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम लोग चल पड़ते हैं भाई साहब अपने दूसरे नेशन के ऊपर, जो कि अपने देश के जस्ट नीचे में है, बोले तो श्रीलंका। ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका की कहानी है कि यहां पे सिन्हाला लोग रहते हैं 74%। सिन्हाला लोग का मतलब ऐसे पीपल जो कि सिन्हाली जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं। वहीं तमिल स्पीकिंग पीपल की बात करें तो वो 18% है, सॉरी 74% सिन्हाले, एंड वही तमिल स्पीकिंग पीपल की बात करें तो 18% है। तमिल स्पीकिंग जो पीपल है वहां के वो दो टाइप के हैं। फर्स्ट जिन्हें हम कहते हैं इंडियन तमिल्स, जो कि 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड दूसरे हमारे श्रीलंकन तमिल्स जो कि टोटल पॉपुलेशन के 13% आबादी को कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सवाल है कि सर ये इंडियन तमिल्स कौन है, श्रीलंकन तमिल्स कौन है? इंडियन तमिल्स वो लेबर्स, इंडियन लेबर्स थे जिनको कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से लेकर गए थे श्रीलंका में वर्क करने के लिए। वही अगर बात करें श्रीलंकन तमिल्स की, तो श्रीलंकन तमिल्स जो इंडियन लेबर्स थे उनके इन्फ्लुएंस में जो लोग श्रीलंका के जो लोग थे जिन्होंने तमिल भाषा सीख लिया, उनको हम लोग कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स। सिन्हाला लोगों की बात करें अगर हम, तो मोस्ट ऑफ द सिन्हालीज जो है वो आपके बुद्धिस्ट हैं। वही इंडियन और श्रीलंकन तमिल्स की अगर हम बात करें तो ये हिंदूज भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, कुछ हिंदूज हैं कुछ मुस्लिम्स हैं, एंड वहीं पे जो रेस्ट पार्ट है आपकी वो क्रिश्चियन लोगों की है, जो कि 7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है। सवाल यहां पर डाइवर्सिटी को लेकर है। पहले अपन पावर शेयरिंग के ऊपर जाने से पहले हमें समझना चाहिए कि डाइवर्सिटी किस तरीके की है। अगर आप बेल्जियम को देख रहे हैं तो बेल्जियम में मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी है वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बोले तो भाषा के आधार पे विभिन्नताएं हैं। वही अगर हम देखने की कोशिश करें अपने श्रीलंका में, तो यहां पर लिंग्विस्टिक प्लस में रिलीजनिस्ट बेसिस पर आपको यहां पे डाइवर्सिटी देखने को मिली है। बोले तो भाषा की तो है ही सर, साथ में धर्म के आधार पे भी विभिन्नताएं हैं। यहाँ पे कौन कौन से धर्म ज्यादा आबादी में मौजूद है, तो बोले तो बुद्धिस्ट जो कि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है, एंड हिंदू और मुस्लिम अगर हम देखें तो वो आपके तमिल स्पीकिंग पीपल जो है वो आपके हिंदू और मुस्लिम है।
और वहीं क्रिश्चियंस की बात करें तो लगभग 7% जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ओके, ये है डाइवर्सिटी। एंड इस पूरे डाइवर्सिटीज में, इन दोनों नेशंस के डाइवर्सिटीज में सवाल एक ही, क्या होता अगर मेजोरिटेरियनिज्म शो होने की कोशिश होती? क्या होता अगर मेजोरिटी अपना दबदबा शो करने की कोशिश करता? क्या होता? हुआ ये चीज हुआ हमारे श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में। श्रीलंका के केस में हुआ क्या, 1948 में जब श्रीलंकन्स को इंडिपेंडेंस मिला तो उन्होंने जब इंडिपेंडेंस मिला तो जो सिंहाली लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ये देश अपना है और अपने देश की भाषा सिंहाली है, बोले तो सिंहाला है, तो हमें अपना वर्चस्व बना के रखना है। और इसके लिए उन्होंने कुछ लॉज, कुछ पॉलिसीज ऐसे पास करे जो कि सिंहालीज के फेवर में थे। इट मींस उन लॉज, उन पॉलिसीज की वजह से जो हमारे तमिल्स थे और जो क्रिश्चियंस थे वो अपने आप को एलियनेट फील करने लगे। एलियनेट का मतलब है कि दे गॉट अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन, मींस कि उन्हें अलग वाली भावना आने लगी कि भाई ये देश अपना नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कोई फंक्शन नहीं करती है। उनमें से कुछ लॉज और एक्ट्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्ट था, एक्ट ऑफ 1956। अगर हम इस एक्ट को देखें तो इस एक्ट ने साफ साफ कहा कि आपका जो सिंहाला लैंग्वेज है, सिंहाली जो भाषा है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका घोषित कर दिया जाए। सेकेंड एक्ट पास हुआ, सेकेंड पॉलिसी जो पास हुई वो सिंहाला लैंग्वेज के फेवर्स में इस तरीके से थी कि जो भी सिंहाला स्पीकिंग पीपल होंगे उनको यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये भी सिंहाला के फेवर में। तीसरा, इन्होंने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट एंड फोस्टर करने के लिए भी लॉ पास करे। इट मींस अगर आप किसी भी तरीके से देखेंगे तो सिंहाला पीपल जो है वो हमेशा अपना वर्चस्व शो करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर नॉट केयरिंग अबाउट दीज तमिल और क्रिश्चियन पीपल। दे आर नॉट केयरिंग कि भाई अपना देश है, अपनी भाषा है and it will be always supreme in this country। and इन्होंने इसी भावना के साथ दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो पीपल हैं, उनके भावनाओं के साथ वो लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, एक टाइम तो होगा जो अंदर का खून उबलेगा। और इसी खून उबलने के चक्कर में तमिल्स ने मूवमेंट स्टार्ट करे, स्ट्रगल करना शुरू करा, पार्टीज लॉन्च करी और उसकी वजह से एक टाइम तो ऐसा भी आया कि वहां सिविल वॉर देखना पड़ा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड हुए वहां। एंड आप समझ सकते हो कि ये सारा का सारा खेल बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग। अगर ये पावर शेयरिंग हो गई होती तो माइट भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। माइट भी, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, माइट भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जोड़ना चाहता हूं। शायद आप लोग को याद होगा, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे राजीव गांधी, वो भी इसी के पेज में है, मतलब इसी के वजह से वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से वो उनका असैसिनेशन हुआ। इट मींस आप समझ सकते हो कि आपकी डाइवर्सिटी में अगर दूसरे कम्युनिटी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं हो, आप उसको कोई पावर शेयर नहीं कर, तो इवन उसका इम्पैक्ट दूसरे नेशंस तक भी जा सकता है, आपके पड़ोसियों को भी उसको भुगतना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा एक बार समझा देना चाहता हूँ, हम दो नेशंस की केस स्टडी कर रहे हैं, उसमें से एक नेशन है अपना बेल्जियम, दूसरा नेशन है अपना श्रीलंका। बेल्जियम में बात करें तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब 3 किस्म के लोग रह रहे हैं, जर्मन लोग रह रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन रह रहे हैं और साथ में डच स्पीकिंग। अगर हम पूरे बेल्जियम में बात करें तो 59% डच जो है वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं,
40% फ्रेंच, वो आपके वलोनिया रीजन में रह रहे हैं, एंड 1% जो जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं वो आपके ईस्टर्न साइड ऑफ द बेल्जियम में रह रहे हैं। ब्रुसेल्स की कहानी बिल्कुल अलग है। फ्रेंच 80% जो है वो आपके ब्रुसेल्स में है, एंड ब्रुसेल्स में 20% जो है वो डच है। फ्रेंच रिच है बाय वेल्थ, बाय नॉलेज, बिकॉज उन्होंने अर्ली टाइम से ही अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया था, जबकि डच जो है वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी पूरे नेशन में डच की है, ब्रुसेल्स में फ्रेंच की है। ये डाइवर्सिटी है, ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। वही अगर हम यहां बात करें श्रीलंका में, तो यहां लिंग्विस्टिक प्लस में रिलीजियन बेसिस पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। लिंग्विस्टिक कैसे? सिन्हाला 74% है जो कि बुद्धिस्ट है, तमिल आपके 18% है, उसमें इंडियन तमिल्स 5%, श्रीलंकन तमिल्स 13%, एंड ये जो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं वो आपके हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। एंड वही क्रिश्चियंस की बात करें, दे आर 7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन की 7% क्रिश्चियंस है। डाइवर्सिटी दोनों तरीके की मौजूद है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी और रिलीजन बेसिस पे भी। एंड मैंने अभी बताया कि 1948 के बाद क्या सिनेरियो हुआ। 1948 के बाद जो आपके सिन्हाला पीपल थे, उन्होंने अपना डोमिनेंस शुरू करने के लिए अपने जितने भी लॉज हैं पास करे, वो सारे के सारे लॉज अपने फेवर में। फॉर एग्जांपल एक्ट ऑफ 1956, पॉलिसीज जिनमें कि आपके जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब्स आसानी से मिल जाएगी, इवन यूनिवर्सिटी में इजीली एजुकेशन के लिए वो अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ तीसरा अभी बताया था मैंने, बुद्धिस्ट को फोस्टर करने के लिए बुद्धिज्म रिलेटेड भी आपकी एक्ट को पास किया गया था। तो ये आप समझ सकते हो कि ये छोटे मोटे एग्जांपल दिए मैंने, जिससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था। और इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण डाइवर्सिटी नहीं है, इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण है शोइंग डोमिनेंसी ओवर अदर और सप्रेसिंग अदर कम्युनिटी। क्या हो जाए अगर ये दोनों के दोनों कम्युनिटी एक पावर्स को शेयर करने के लिए रेडी हो जाए कि भाई वी ऑल हैव इक्वालिटी, वी आई एम आल्सो, इट मींस कि भाई हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, एंड क्यों ना हम भाईचारे वाली फीलिंग के साथ एक साथ रहें। अगर ये बात आई होती तो फिर शायद ऐसा कन्फ्लिक्शन वाली बातें नहीं हुई होती। लेकिन थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि बेल्जियम में इस कन्फ्लिक्शन को पहले कहा कि कन्फ्लिक्शंस हो सकते हैं, एंड इसी की वजह से बेल्जियम ने 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने 4 अमेंडमेंट्स करे, और उन 4 अमेंडमेंट्स में क्या करा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो फ्रेंच एंड डच बराबर रहेंगे, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। जितने मेंबर्स फ्रेंच स्पीकिंग के होंगे उतने ही डच होंगे। यहां देख सकते हो डच की मेजॉरिटी है, बट दे हैव डन सम टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने के ठीक है बराबर रहेंगे। वही स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल पावर दिया गया कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे वो उनके पास पावर्स रहेंगी, सम पावर्स ही जो होंगी वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, एंड स्टेट गवर्नमेंट को एट पार रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग बराबर ही माने गए। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा और इनोवेटिव इन्होंने करा वो ये कि ब्रुसेल्स जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे भी इन्होंने फ्रेंच एंड डच की इक्वल रिप्रेजेंटेशन करी। इससे क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि देखो एक तरफ कॉम्प्रोमाइज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच कर रहे हैं, तो वही ब्रुसेल्स स्टेट गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो फ्रेंच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रेंच 80% रह रहे हैं आपके ब्रुसेल्स में, एंड दे हैव डन कॉम्प्रोमाइज। इट मींस देयर मस्ट बी ट्रस्ट इन द डाइवर्सिटी। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे भाई, डच यहाँ पे डच लोगों के ऊपर फ्रेंच ने ट्रस्ट करा, तो यहाँ पे फ्रेंच के ऊपर डच लोगों ने ट्रस्ट करा, उन्होंने भी पावर शेयरिंग करी यहाँ पे। एंड तीसरी चीज जो चौथी चीज वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट के ऊपर। अगर हम बात करें जो इनोवेटिव
तरीका इन्होंने करा वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी वो इनके कल्चर, इनके एजुकेशन से रिलेटेड चीजें, जितने भी पॉलिसीज होंगे, जितने भी स्कीम्स होंगे, उन सबको ये कम्युनिटी गवर्नमेंट ही देगी। कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन रिलेटेड चीजों को ये कम्युनिटी गवर्नमेंट देगी। आप देख सकते हो दो केस स्टडीज हैं, दो नेशंस हैं एंड दोनों ने डाइवर्सिटी के साथ डील करने के लिए दो अलग अलग तरीके अपनाए। पहली नेशन ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। पहले नेशन के अंदर रहने वाली जो कम्युनिटीज थी उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, पावर शेयरिंग नहीं करी, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करा एंड दूसरे के फीलिंग्स को, दूसरे के इंटेंशंस को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। रिजल्ट क्या मिला? कन्फ्लिक्शन। रिजल्ट क्या मिला? वॉयलेंस। रिजल्ट क्या मिला? इंस्टेबिलिटी। इट मींस कि देयर मस्ट बी पावर शेयरिंग। भाई दोनों डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किए बैठे हुए, दोनों ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा, बट यहां इंस्टेबिलिटी है, यहां इंस्टेबिलिटी नहीं है, यहां स्टेबिलिटी है। और यहां की स्टेबिलिटी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म हो रहा था तो उसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया बेल्जियम में, बिकॉज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, बिकॉज ब्रुसेल और बेल्जियम इज वन ऑफ द शांत, बोले तो स्टेबल्ड, दे हैव स्टेबल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर जो कि ब्रुसेल्स में है एंड वो यही रीजन की वजह से वहां पे सेटअप किया गया, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में सेटअप किया गया। यानी इन दो नेशंस की केस स्टडी से ऑल द वे एक ही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, वो ये कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे लोगों के पास टोटल आजादी है अपने मन के गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने की, इलेक्ट करने की, तो फिर वहां पे लोगों के बीच पावर शेयरिंग भी होनी चाहिए। बिकॉज ऑल द वे इट्स अ नेचुरल राइट ऑफ ऑल द पीपल that they have right to be consulted for which type of government they need। उनको कंसल्ट करने का पूरा अधिकार है कि उनको गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट किस तरीके की हो जो कि उनको लीड करे। और मेरे ख्याल से आप अभी तक इन दोनों सिनेरियोज को देख सकते होंगे एंड समझ भी रहे होंगे कि एक जगह पे कॉन्फ्लिक्शंस क्यों हुए एंड दूसरी जगह पे शांति क्यों हुई, स्टेबिलिटी क्यों हुई एंड एक जगह पे इंस्टेबिलिटी क्यों हुई। यानी ऑल द वे दो चीजें जो मेरे को समझ में आ रही है कि पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए। पहला, कॉन्फ्लिक्शन से बचाने के लिए, इट मींस कॉन्फ्लिक्शंस ना हो इसके लिए पावर शेयरिंग करनी चाहिए। एंड दूसरी चीज जो मेरे को समझ में आ रही है वो ये कि ऑल द वे ये लोगों की राइट है, ये लोगों का अधिकार है कि उनको किस टाइप की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में कितना हिस्सा उनको मिले, इन सब चीजों की सुनिश्चित करने का। ये जो रीजन मैंने बताया ये है आपका प्रूडेंशियल रीजन। एंड वही अगर हम दूसरे रीजन की बात करें जो कि है राइट टू कंसल्ट, ये है मोरल रीजन। एंड ये दो रीजंस मैंने बताया कि व्हाई देयर शुड बी पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए? प्रूडेंशियल की अगर हम बात करें तो प्रूडेंशियल की स्पेलिंग प्रूडेंशियल, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाई दिस पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि किस टाइप की पावर शेयरिंग हो सकते हैं इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।